हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कोडेट्स की क्लासिफिकेशन कि कोडेट्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड हुआ और कैसे कैसे डिवीजन हुआ है। तो जो हमारे कोडेट्स हैं ये किस में है, हम स्टडी कर रहे हैं किंगडम एनिमिलिया की, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइलम कोडेट्स और कोडेट को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। तो कोडेट्स को साइंटिफिक तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्रोटोकोडेट और यूरोकोडेटा। अब प्रोटो से समझ में आता है कि प्रिमिटिव, यानी कि वो पहले थे, बहुत सारी चीजें उनमें एब्सेंट थी, बहुत सारी चीजें एब्सेंट थी। तो मेन जो यूरोकोडेटा और प्रोटोकोडेटा में एक चीज की प्रेजेंस और एब्सेंस होती है, तो मेन होती है स्कल एब्सेंट। उनका जो हेड एरिया होता है वहां पे स्कल एब्सेंट होती है, इसकी वजह से इन्हें एक क्रेनिटा भी बोला जाता है। ए का मतलब एब्सेंट क्रेनियल, यानी क्रेनियल नर्व वाला सिस्टम पूरा एब्सेंट होता है इनके अंदर। अगर फिर इनकी बात करें प्रोटोकोडेटा की, तो ये दो तरीके से इनका आगे डिवीजन हुआ है। प्रोटोकोडेटा को डिवाइड किया है यूरोकोडेटा में और सिफेलोकोडेटा में। अब यूरोकोडेटा जिनके पास टेल होती है, अब टेल इनकी पूरी लाइफ साइकिल नहीं चलती है। यूरोकोडेटा में जब लार्वल स्टेज रहती है तभी टेल रहती है, बाद में टेल नहीं होती है इनके पास। सिर्फ लार्वा वाली स्टेज के अंदर इनके पास टेल पाई जाती है और ये इनका इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर है सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा बहुत बढ़िया से सिफेलोकोडेटा है, बढ़िया क्रोडेट्स होते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी लाइफ टाइम इनकी जो टेल होती है या फिर जो नोटोकॉर्ड होती है वो पाई जाती है। यूरोकोडेटा में जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ लार्वल स्टेज के अंदर पाई जाती है। अगर हम बात करें यूरोकोडेटा की, तो यूरोकोडेटो को डिवाइड किया हुआ है। यूरोकोडेटा जो होते हैं, यानी कि उनके पास क्या है, उनके पास स्कल होती है, उनके पास स्कल होती है, इस वजह से उनको क्रेनिएटा बोलते हैं। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनके पास क्या होती है, बैकबोन होती है। अब उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ग्नेथोस्टोमाटा और एग्नेथा। जो एग्नेथा होते हैं यानी कि उनके पास जबड़ा नहीं है, बिल्कुल उनके पास जबड़ा नहीं होता है, ठीक है। उनके जो माउथ होता है वहाँ पे कुछ वो प्री सेफ्रोफिटिक कुछ ऐसे होते हैं, एक को पैरासाइट होते हैं, दूसरे की बॉडी पे ग्रो करते हैं और सकिंग की प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं। जोलेस होते हैं, उनके पास ना ही प्रॉपर फिन्स पाए जाते हैं, ना बॉडी पे कोई स्केल पाया जाता है। अगर ग्नेथोस्टोमा की बात करें तो उनके पास जा प्रेजेंट होते हैं, उनके पास जबड़ा होता है, बहुत खतरनाक सा होता है। तो इसको डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में, टेट्रोपोडा में और पाइसेस में। जो पाइसेस होती हैं वो हमारी मेनली फिशेज होती हैं जिनके पास फिन्स पाए जाते हैं। उनको भी डिवाइड किया हुआ है दो तरीके से, कॉन्ड्रिकेथेइस और ओस्टियोकेथेस। कॉन्ड्री मतलब उनके पास कार्टिलेज है, और जो उनके गिल्स हैं उनके पास कोई कवरिंग नहीं है, किसी प्रकार की ओपर्क्यूलम नहीं है। पर उनके पास जो एयर, ये कॉन्ड्रिकेथेस टाइप की जो फीसिस होती हैं उनके पास जो एयर सेक्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। क्यों एब्सेंट रहते हैं? क्योंकि ये इनको पूरी उम्र ऐसे ही स्विमिंग करती रहती हैं, ये विदाउट स्विमिंग नहीं रह सकती, क्योंकि इनके पास एयर सेक्स की एब्सेंट होती है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। फिर ओस्टियोकेथेस की बात करें तो ओस्टियोकेथेस यानी कि बोन्स, और बोन से है बोनी फीसिस, ये छोटी फीसिस होती हैं। वहीं पे जो कुंड्रीकेथेस होती हैं उसकी बॉडी पे कांटे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से कांटे प्रेजेंट होते हैं, और वो पूरी उम्र स्विमिंग करती रहती है क्योंकि एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। अगर वो स्विम नहीं करेगी तो डूब जाएगी, मर जाएगी। वहीं पे ओस्टियोकेथेस बोन होती है, उसके पास जो बॉडी के गिल्स होते हैं उनको कवर करने के लिए एक ओपर्क्यूलम भी होता है। और ये बोनी फिश होती हैं, छोटी छोटी फिशेज होती हैं, एक्वेरियम में भी रह सकती हैं। वहीं पे कॉन्ड्रिकेथेस कैसी होती हैं, ये मरीन फिश होती हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलती हैं। जो ओस्टियोकेथेस होती हैं, छोटी फिश होती है, एक्वेरियम में भी एक्वेरियम के लिए भी इन फिशेज को यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है जो टेट्रापोड्स होते हैं, वो कैसे डिवीजन है। तो फर्स्ट है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें आते हैं टर्टल्स, एंड जो एव्स होते हैं उसमें आते हैं बर्ड्स, और जो मैमल्स होते हैं उसमें कुछ ह्यूमंस आते हैं, जिससे और आती हैं डॉल्फिन्स।
तो ये था पूरा कोर डेटा का क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग पूरे प्रोटो कोर डेटा और यू कोर डेटा कैसे कैसे डिवीज़न हुआ है, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ। प्रोटो कोर डेटा के पास तो ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, प्रिमिटिव था, सबसे पहले आया था, बहुत चीज़ें एब्सेंट थी। पर यूरो कोर डेटा ने कंटिन्यूस कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, चीज़ें सामने आई हैं। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक